अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की अक्टूबर 2025 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पर आज हम गहराई से बात करेंगे। रिपोर्ट का टाइटल है शांत सतह के नीचे बदलती जमीन। नाम ही काफी कुछ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऊपर से देखने में लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में सब ठीक है, शांति है, लेकिन रिपोर्ट यही कह रही है कि इस शांति के नीचे जमीन खिसक रही है। कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आगे चलकर स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरूरी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन से बड़े जोखिम मंडरा रहे हैं। सही। रिपोर्ट ये तो मानती है कि अप्रैल 2025 वाली रिपोर्ट के बाद से फाइनेंशियल हालात थोड़े आसान हुए हैं, पर एक चिंता है जो साफ दिख रही है। रिस्क एसेट्स मतलब जोखिम वाली संपत्तियां, खास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनका मूल्यांकन बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब ऐतिहासिक रूप से ऊंचे लेवल पर हैं ये थोड़ी फिक्र की बात है। हाँ, ये वैल्यूएशन वाला पॉइंट तो है। और एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, अमेरिकी डॉलर इस साल लगभग 10% गिरा है, जबकि अमेरिका और G10 देशों की ब्याज दरों में अच्छा खासा अंतर है। अमूमन तो डॉलर मजबूत होना चाहिए था, है ना? मुझे दिलचस्प सवाल है। रिपोर्ट के हिसाब से इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद अमेरिकी पॉलिसी को लेकर कुछ अनिश्चितता का माहौल है, या ये भी हो सकता है कि निवेशक अब ये सोचने लगे हैं कि डॉलर जो पिछले दशक से इतना मजबूत रहा, शायद अब उसका ट्रेंड बदल रहा है। अच्छा। और एक और अहम फैक्टर हो सकता है करेंसी हेजिंग। मतलब जो गैर अमेरिकी निवेशक है वो डॉलर वाली अपनी संपत्ति पर नुकसान से बचने के लिए हेजिंग ज्यादा कर रहे हों। इससे भी डॉलर पर आप कह सकते हैं दबाव बनता है। ये हेजिंग वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। अच्छा, रिपोर्ट में गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों मतलब NBFIs का भी जिक्र है। इनका साइज बढ़ रहा है, बैंकों से लिंकेज भी बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है रिपोर्ट का। NBFIs का दायरा बढ़ रहा है, जैसे प्राइवेट क्रेडिट है, जिसमें अब रिटेल निवेशक भी आ रहे हैं। इससे सिस्टम में जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने का और इंटरकनेक्टेडनेस का खतरा बढ़ता है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब एक दूसरे से जुड़ाव? बिल्कुल। बैंकों का NBFIs में जो पैसा लगा है वो यूरोप और अमेरिका में करीब $4.5 ट्रिलियन है। 4.5 ट्रिलियन? कुछ बैंकों के लिए तो ये रकम उनकी अपनी कैपिटल से भी ज्यादा है। अरे बाप रे! तो सोचिए, अगर कोई बड़ा NBFIs डूबता है तो उसका असर सीधा बैंकों पर पड़ेगा और फिर पूरे सिस्टम पर। वो डोमिनो इफेक्ट वाली बात है। ये तो वाकई चिंताजनक है। अच्छा, और स्टेबल कॉइन्स? आजकल इनकी भी बहुत चर्चा है। रिपोर्ट इनके बारे में क्या कहती है? स्टेबल कॉइन्स, हाँ, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दावा करते हैं कि ये सरकारी सिक्योरिटीज जैसी सुरक्षित चीजों से बैक्ड हैं। ये पेमेंट सिस्टम में, सरकारी बॉन्ड मार्केट्स में नए प्लेयर्स ला रहे हैं, पर इनके साथ भी अपने जोखिम हैं। जैसे? सबसे बड़ा डर है रन का। मतलब अगर लोगों का भरोसा डगमगाए और वो अचानक अपना पैसा निकालना चाहें, तो इन स्टेबल कॉइन्स को अपनी रिजर्व एसेट्स जैसे वो सरकारी बॉन्ड्स फटाफट बेचने पड़ेंगे। इससे मार्केट में गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन। बिल्कुल। और जो कमजोर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां एक और डर है करेंसी सब्स्टिट्यूशन का। मतलब लोग अपने देश की करेंसी छोड़कर स्टेबल कॉइन्स इस्तेमाल करने लगें। ये भी एक बड़ा रिस्क है। टेक्नोलॉजी नई तरह के जोखिम ला रही है, सही कहा। अच्छा, अब उभरते बाजारों, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो रिपोर्ट उनके लिए क्या कहती है? देखिए, उभरते बाजारों की कहानी थोड़ी मिली-जुली है। सरकारी कर्ज तो बढ़ा है, पर कर्ज की बनावट बदली है। जो मजबूत इकोनॉमी वाले देश हैं, वो अब अपने ही देश के निवेशकों से अपनी ही करेंसी में ज्यादा उधार ले पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, इससे बाहरी झटकों का असर कम होगा शायद। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट यही कहती है कि जब घरेलू निवेशक ज्यादा होते हैं, तो विक्स जैसे ग्लोबल शॉक का असर बॉन्ड मार्केट पर कम होता है। वो ज्यादा स्थिर रहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे बैंक और सरकार का रिश्ता और गहरा हो जाता है, जिसे बैंक सॉवरेन नेक्सस कहते हैं। ये अपने आप में एक जोखिम है। अच्छा, मतलब अगर सरकार डिफॉल्ट करे तो बैंक मुश्किल में, और बैंक मुश्किल में तो सरकार पर असर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो कमजोर उभरते बाजार हैं, उन पर कर्ज चुकाने का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ये एक चिंता की बात बनी हुई है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए IMF क्या सुझाव दे रहा है? पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? मुख्य सिफारिशें तो काफी सीधी हैं। एक तो कर्ज को काबू में रखने के लिए वित्तीय अनुशासन मतलब फिस्कल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
दूसरा, सेंट्रल बैंकों को महंगाई कंट्रोल करने पर फोकस रखना चाहिए और उनकी आज़ादी वो बनी रहनी चाहिए। सही। तीसरा, NBFIs और क्रिप्टो एसेट्स जिसमें स्टेबल कॉइन्स भी शामिल हैं, उनकी निगरानी और रिपोर्टिंग को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि छुपे हुए रिस्क पता चलें। और आखिर में उभरते बाजारों को अपने लोकल बॉन्ड मार्केट्स को और बेहतर बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी जटिल है। सतह पर शांति दिखती है, लेकिन नीचे रिस्क एसेट्स के ऊंचे दाम, NBFIs का बढ़ता बाजार, स्टेबल कॉइन्स के नए जोखिम और उभरते बाजारों में कर्ज की चुनौतियां, ये सब उबल रहा है। बिल्कुल सही कहा। मतलब पॉलिसी बनाने वालों को बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और हालात बदलने पर तेजी से एक्शन लेना होगा। वित्तीय स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बनी रहती है, लगातार देखभाल करनी पड़ती है। और यह समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जैसे जैसे ये स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइज्ड एसेट्स पारंपरिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं, ये दुनिया भर में कैपिटल के फ्लो को और मॉनेटरी पॉलिसी के काम करने के तरीके को कैसे बदलेंगे, खास तौर पे उन देशों में जिनकी अपनी करेंसी कमजोर है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे ध्यान देना होगा।